हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से उकियो ए एक स्टाइल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको एदो जो तोकुगावा युग था उसके बारे में पढ़ाया था। तो एदो तोकुगावा में जो तोकुगावा इसका नाम था वो शासकों के आधार पर रखा गया था। और इस टाइम पे जो एदो युग में सिद्धांत थे वो कन्फ्यूशसवाद के सिद्धांत के आधार पर ढाले गए थे और एक व्यवस्थित सिद्धांत और व्यवस्थित समाज की स्थापना हुई थी। तो उकियो ए पढ़ने से पहले जो आपको पहले वीडियो भेजी थी एदो युग की, थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में, देन हम उकियो ए के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एदो युग था, एदो तोकुगावा, तो उसमें कन्फ्यूशसवादी सिद्धांत थे और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर समाज की व्यवस्था और स्थापना हुई थी। और वहाँ पे बहुत ही राष्ट्रीय एकता प्रबल हो गई थी। इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को आने नहीं दिया था, इसीलिए इनके जो जापान के अंतर्गत शैलियाँ थी वो बहुत फली फूली, उनकी संस्कृति बहुत फली फूली। इस प्रकार इस युग में संस्कृति के दो प्रधान केंद्र हो गए। पुराना जो पहले से चला आ रहा था राजधानी क्योतो, और दूसरी जो सामंती व्यवस्था वाली थी वो थी नई राजधानी एदो। तो एदो को जो है 1868 में इसका नाम टोक्यो रख दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पे संपूर्ण जापान में प्रचार प्रसार राष्ट्रीय संस्कृति का होता रहा। और इसी टाइम पे सबसे जो प्राचीन और सबसे बड़ा पगोड़ा माना जाता है वो मिला था तोजी का 5 मंजिला पगोड़ा। और एदो युग में चित्रकला के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे कोई पाश्चात्य शैली नहीं आई थी। इसलिए तो कन्फ्यूशसवाद के सिद्धांतों पर जब इन्होंने अपने शैलियों को ढाला, अपने समाज को ढाला, तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे रुचियों के अनुसार इनकी कलाकृतियाँ बनाई गई। और इस युग में सामाजिक वर्गों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग। फिर हमने एदो युग में कानो स्कूल पढ़ा था। तो कानो में कानो मोरीनोबु था यहाँ पे पहला जो इसका चित्रकार माना जाता है। वो दरबार में नियुक्त किया था एदो ने, और उसको रहने के लिए इन्होंने आवास भी दिया था। तो जो आवास दिया था वो रहने के लिए राजमहल जो था जहाँ इसका आवास था वो पहाड़ियों पर था और कांजीवांसी के द्वार के पास था। इसीलिए इसके जो वंशज हैं मोरिनोबु के या तान्यू के, उसको कांजीवांसी कानो भी कहा जाता है। तो इस प्रकार तान्यू बड़ा प्रसिद्ध हुआ था एदो युग में, और कानो स्कूल को इसी ने इसका प्रचार प्रसार किया और इसी को इसने आगे बढ़ाया था। तो हम देखते हैं उकियो ए के बारे में जो शैली आगे विकसित हुई थी। उकियो ए जापान की चित्रकला के इतिहास में उकियो ए आंदोलन 17वीं शती के पूर्वार्ध में प्रारंभ हुआ होकर एदो काल के अधिकांश भाग पर हावी रहा, और एदो काल तोकुगावा के पश्चात सन 1868 ईस्वी में या मुख्य रूप से एदो में स्थापित हो गया। तो जो जापान की चित्रकला है उसके इतिहास में बता रहे हैं कि उकियो ए का बहुत ही ज़्यादा 17वीं शताब्दी में जब ये आरंभ हुआ तो ये जो उकियो ए था तो एदो में ये बहुत ज़्यादा हावी रहा, ये स्टाइल बहुत ज़्यादा हावी रही एदो में, जो तोकुगावा भी कहते हैं उसको। फिर क्या हुआ, ये 1868 ईस्वी में पूरी तरह यहाँ से स्थापित ही हो गया यहाँ पे एदो में। तो इसका प्रधान उत्कर्ष मुख्यतः 19वीं शती के मध्य तक रहा, और इसके पश्चात भी इसे बार बार जीवित रखने के लिए प्रयास किए गए। मुख्य रूप से तकनीकी दृष्टि से इसमें जो उन्नति हुई उसके कारण समकालीन कलाविदों की रुचि भी इसकी ओर मुड़ गई। तो जो इसका उत्कर्ष माना जाता है, जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है जब इसकी उन्नति हुई थी, वो हुई थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और इसके पश्चात इसे बार बार जीवित रखने के लिए प्रयास भी किया गया और बहुत सारी तकनीकों का भी प्रयोग किया गया जो जिसमें इसकी उन्नति हुई और अभी तकनीकों की उन्नति हुई और समकालीन कलाविदों की रुचि भी इसकी ओर मुड़ गई। तो जो उस टाइम पे आर्टिस्ट थे वो भी इस शैली को अपनाकर काम करने लग गए थे, पेंटिंग्स बनाने लगे थे। विकसित रूप से यह आंदोलन रंगीन मुद्रण की कला है, और इसमें कुछ ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने कार्य किया है कि यह जापान की एक परंपरागत कला शैली न रहकर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में देखी जाने लग गई है। तो जब ये बहुत ज़्यादा विकसित हुई ये उकियो शैली, तो इसमें रंगीन मुद्रण की कला इसको कहा जाने लग गया है, इसमें काम होने लग गए थे। रंगीन मुद्रण मतलब छापा चित्रण जो होता है वो कलरफुल होने लग गए थे, छपाई का काम। और ये पूरे जापान में तो फैली ही ये कला शैली, बल्कि जापान के अलावा और भी जगह ये शैली फैलने लगी थी, जो यहाँ पे रंगीन मुद्रण की कला के रूप में उकियो शैली का इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे देखते हैं।
ओके शब्द के कई अर्थ हैं, किंतु मुख्य रूप से इसका अर्थ तैरते हुए संसार से संबंधित चित्र से लगाया गया है। बौद्ध साहित्य में क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण के लिए जापान में उपयोग शब्द का प्रयोग हुआ था, किंतु कालांतर में यह अर्थ लुप्त हो गया है। तो जो आपकी उकियो ए शब्द है वो देखते हैं उसका अर्थ क्या है। तो जो उकियो शब्द है उसका अर्थ है मुख्य रूप से तैरते हुए संसार से संबंधित चित्र, ये उकियो-ए का अर्थ बताया जाता है। और बौद्ध साहित्य में इसे क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण की शैली भी माना जाता है कि बहुत ही जल्दी से इसमें दुखों को दिखाया जा सकता है इस शैली के द्वारा। तो इसीलिए इस शब्द का प्रयोग होता था उकियो के लिए, लेकिन बाद में ये शब्द जो है ये शब्द का अर्थ ये जो है दिया हुआ है क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण, ये धीरे धीरे गायब हो गया, लुप्त हो गया। चित्रकला के क्षेत्र में सर्वप्रथम उकियो का संबंध दैनिक जीवन का चित्रण करने वाली कथा से था, पर पीछे से यह एक शैली विशेष से संबंधित हो गया जिसमें जनजीवन के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य, पुष्प युद्ध के दृश्य तथा प्राचीन स्कूलों द्वारा मान्य किसी भी शैली के चित्र बनाए जा सकते थे। तो इस शैली में उकियो शैली में पहले जो चित्रण बनाए जाते थे वो थे जनजीवन से संबंधित चित्र या फिर डेली रूटीन से संबंधित यहाँ पे चित्रण होते थे। इससे संबंधित ही यहाँ पे इसको विशेष महत्व दिया गया है, डेली रूटीन के जो जनजीवन के चित्रण बनते थे उसके अंतर्गत। फिर इसके बाद इसी शैली में जो है प्राकृतिक दृश्य बनने लगे थे, लैंडस्केप बनने लगे थे, फ्लावर्स बनने लगे थे और युद्ध के बहुत सारे दृश्य बनने लग गए थे और प्राचीन स्कूलों द्वारा किसी भी शैली के चित्र बनाए जा सकते थे। तो इस शैली में जो पहले के शैलियाँ थी, पहले की जो स्टाइल थी जो लोग फॉलो कर रहे थे उसको इसमें कन्वर्ट करके इसमें भी चित्रण बनाए जा सकते थे उकियो के अंतर्गत। आगे देखते हैं। आरंभ में उकियो ए शब्द का प्रयोग विभिन्न कला शायरियों के प्रयोग में कुशल मंगल रंग चित्रकारों के लिए किया जाता था, जो परंपरागत विश्व विधाता के कायल थे और नवीनता के प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे। देखते हैं, तो ये वाली लाइन आप लोग थोड़ा ठीक कर लेना। तो यहाँ पे लिखा है कि आरंभ में उकियो शब्द का प्रयोग विभिन्न कला शैलियों में, शायरियों नहीं होगा, कला शैलियों के रूप में प्रयोग में कुशल जल रंग होगा, यहाँ पे कुशल मंगल रंग नहीं होगा, तो कुशल जल रंग चित्रकारों के लिए किया जाता था जो परंपरागत विशुद्धता के कायल थे और नवीनता के प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे। तो आरंभ में जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था, उकियो शब्द का प्रयोग किया गया था, वो शब्द जो है वो कला शैलियों के लिए प्रयोग किया गया था। आपको भी बताया था उकियो एक स्टाइल है, तो जो पहले से कुशल जल रंग के चित्रकार थे उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो वाटर कलर से पेंटिंग करते थे उनके लिए। लेकिन क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो इस शैली में जल रंग के कायल थे, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे और इसीलिए वो किसी नवीनता के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं थे, क्योंकि उनको ये स्टाइल और जल रंग में जो काम हो रहा था वो बहुत पसंद आ रहा था। जो यहाँ के सामंत और जो लोग थे, जनजीवन से संबंधित जो चित्रण होते थे, ये सारी चीज़ें, लैंडस्केप सारे जो बनते थे, उनके वो कायल थे। आगे देखते हैं। 1700 ईस्वी के लगभग उकियो का अर्थ फैशनेबल संसार या उच्च जीवन से लगाया जाने लगा, जिसमें से धार्मिक भावना पूरी तरह निकल गई, क्योंकि तोकुगावा शासकों के समय कला में धार्मिक पवित्रता जैसी कोई विशेषता नहीं रही थी। तो 1700 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पे उकियो का अर्थ हो गया अब फैशनेबल। आप लोगों ने देखा कि पहले इसका अर्थ जो है धर्म से भी जोड़ा गया था, लेकिन अब क्या हो गया, इसका अर्थ 1700 ईस्वी में फैशनेबल हो गया, जो कि इसका जो अनुमान लगाया जाता है वो उच्च जीवन से लगाया जाने लग गया था और इसमें से धार्मिक भावना बिल्कुल निकल गई थी। क्योंकि जब इसका अर्थ फैशनेबल हो गया तो इसमें से धार्मिक भावना तो निकल ही जाएगी, तो धार्मिक भावना निकल गई थी। क्यों? क्योंकि जो तोकुगावा शासक थे पहले के ही, वो धार्मिक पवित्रता जैसी कोई भी विशेषता के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेते थे या उनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं देखते थे। इसके पश्चात इस शब्द का अर्थ बदलकर आधुनिक हो गया, किंतु इस अर्थ को यूरोप के विद्वान ने ग्रहण ना कर पाए। तो ये जो उकियो है उसके कितने सारे अर्थ बताए गए हैं, तो यहाँ पे अब इसका अर्थ बाद में उकियो का
इसका अर्थ आधुनिक हो गया था, लेकिन आधुनिक रखने के बाद इसका नाम जो यूरोप के चित्रकार थे, विद्वान थे, उन्होंने इस नाम को नहीं स्वीकारा, क्योंकि उकीय तो एक स्टाइल थी, तो उसका नाम आधुनिक कैसे हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, जो यूरोप के चित्रकार और विद्वान थे। उकियो-ए का संबंध समाज में मध्य वर्ग के उत्थान से जुड़ा हुआ है, जो परंपरागत अकेडमीवाद के विरोध तथा बढ़ते हुए शहरों के विकास को भी सूचित करता है। अतः यह केवल जापान की ही नहीं वरन सारे संसार की आधुनिक चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए फिर बता रहे हैं कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध जो है वो मध्य वर्ग के उत्थान से बताया गया, उत्थान से जुड़ा हुआ है, जो मध्य वर्ग के लोग थे उनसे जुड़ा हुआ है, और अकेडमिक के विरोध तथा बढ़ते हुए शहरों के विकास को भी ये सूचित करता है। उकियो स्टाइल तो ये केवल जापान में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में चित्रकला की दृष्टि से उकियो स्टाइल बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। उकियो-ए शैली के मुद्रित चित्रों ने 19वीं शती की यूरोपीय चित्रकला तथा विशेष रूप से फ्रांस की प्रभाववादी चित्रकला के प्रणेता को बहुत प्रभावित किया था। तो जो ये स्टाइल है, तो इसमें छापा चित्रण होने लग गया था, कलरफुल बताया था अभी आपको। तो 19वीं शती में जब यूरोप में प्रभाववाद आया, तो जो इसके प्रणेता थे मोनेट, इस शैली ने उनको बहुत प्रभावित किया, मोनेट को। तो ये आपकी उकियो-ए की स्टार्टिंग थी। आगे आपको इससे संबंधित और भी वीडियो भेजूँगी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें या मुझसे मैसेज करके पूछें। धन्यवाद।